यदि हम सिविल सेवाओं की बात करें, जिसका मैंने जिक्र किया, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, तो उसको हम 3 भागों में मूलतः बांट सकते हैं। उसका वर्गीकरण इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि लगभग 30 सेवाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। पहला तो है अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा आती है, जिसे अंग्रेजी में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं या IAS कहते हैं, जो कलेक्टर्स के बनने के साथ अपने नौकरी की शुरुआत करते हैं, जिले के मुखिया बनने के साथ। और दूसरी अखिल भारतीय सेवा आती है भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS। ये एक हो गया कैटेगरी अखिल भारतीय सेवाओं की। दूसरी कैटेगरी है केंद्रीय सेवाओं की। अखिल भारतीय सेवा भी एक तरीके से केंद्रीय है, लेकिन केंद्रीय सेवाओं की खासियत ये है कि इनके अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण केंद्र का रहता है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय सेवाओं में जिनका चयन होता है वे लोग भारतीय विदेश सेवा में जाते हैं या भारतीय राजस्व सेवा, जिसे हम कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस या इनकम टैक्स सर्विस, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लोग इनकम टैक्स विभाग में कार्य करते हैं और कमिश्नर आदि बनते हैं। ये 2 सेवाएं केंद्रीय सेवाएं इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि ये 2 सेवाएं किसी भी राज्य से इनका कोई संबंध नहीं है। राज्यों की कोई विदेश सेवा तो होती नहीं, और न ही राज्यों की कोई इनकम टैक्स सर्विस होती है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो मामला है वो जिन 3 सूचियों की मैंने बात की थी उसमें इनकम टैक्स का मामला केंद्रीय सूची में है और इसीलिए ये केंद्रीय सेवा कहलाती है। इन अधिकारियों का चयन भी UPSC की उन्हीं परीक्षा के माध्यम से होता है जिसे हम सिविल सर्विसेज परीक्षा कहते हैं, जिसमें लगभग 29-30 सेवाएं शामिल हैं। इन 2 सेवाओं के बाद तीसरी और अंतिम सिविल सर्विस सेवा कहलाती है प्रांतीय सेवा। ये जो वर्गीकरण हो रहा है, ये वर्गीकरण का आधार देखिए, एक अखिल भारतीय, दूसरा केंद्रीय और तीसरा प्रांतीय। प्रांतीय सेवा से जुड़े हुए जो पद हैं, जिसमें बिक्री कर अधिकारी आते हैं, तहसीलदार आते हैं और अन्य बहुत सारे कर्मचारी, डिप्टी कलेक्टर, DYSP, इस तरीके के जो बहुत से अधिकारी आते हैं, ये सब प्रांतीय सेवाओं के कर्मचारी हैं और इनका चयन प्रांतीय राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा होता है। हर राज्य का अपना सेवा आयोग है, जैसे कि केंद्र में एक संघीय लोक सेवा आयोग है, ऐसे हर राज्य का अपना लोक सेवा आयोग है जो इनकी परीक्षाएं कराकर सुनिश्चित करता है कि विभिन्न श्रेणी के अधिकारी, जिसमें बिक्री कर अधिकारी आदि भी शामिल हैं, वो उसमें आए। तो इस प्रकार सिविल सेवा का वर्गीकरण हमने समझा। इस वर्गीकरण को और समझने की कोई सीमा नहीं, पर आप जो विद्यार्थी हैं 11वीं 12वीं के लिए, उनको अवश्य इन सेवाओं का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। इसकी पात्रता क्या हो, इसके लिए किस तरह की योग्यता की ज़रूरत है, किस तरह के कौशल की ज़रूरत है, कौन लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, और आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम और आप कैसे इन परीक्षाओं में शामिल हों और सफल हों, और इस प्रकार सिविल सर्विस के वर्गीकरण के तहत किसी भी सर्विस में हम जाके अपना करियर बनाएं। भारतीय नौकरशाही की एक बड़ी विशेषता है इंडियन ब्यूरोक्रेसी। किसी ने तो कहा है कि वो स्टील फ्रेमवर्क है। ये नौकरशाही की जो बात है वो हमारे देश में अंग्रेज़ों से आई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत पर जो 200-250 वर्ष शासन किया, उस दौरान उन्होंने इसी नौकरशाहों के बल पर अपनी देश में मजबूती बनाई रखी। और ये नौकरशाहों की ताकत इतनी थी कि उन्हें स्टील फ्रेमवर्क कहा गया। ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा ढांचा जो स्टील जैसा मजबूत हो, और आज भी कमोबेश स्थिति वही है। तो इनकी विशेषता क्या है? पहला,
ये स्थायी कर्मचारी होते हैं। दूसरा, ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट। तीसरा, ये राजनीति में भाग नहीं लेते, बल्कि इनसे अपेक्षा है कि राजनीति से वो तटस्थ रहें, दूर नहीं, तटस्थ। तीसरा, व्यावसायिक दक्षता इनकी मुख्य विशेषता है। प्रोफेशनल जो स्किल होता है वो इनमें बहुत रहता है। जिस भी फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड में इनमें महती दक्षता हासिल होती है और इसीलिए ये लोग काफ़ी ऊंचे पदों पर बड़ी सफलतापूर्वक काम करते हैं और इस स्थिति में रहते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को समय समय पर परामर्श देते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देने की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि इनका कार्य है राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा निर्धारित नीतियों योजनाओं को लागू करना। चौथा बिंदु इस संबंध में है कि ये लोक सेवक या जिन्हें नौकरशाह कहते हैं, लोक सेवक मतलब नौकरशाह, ये दक्षता और योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। इनमें कितनी काबिलियत है, कितने वो उस पद के योग्य हैं, उस विभाग के योग्य हैं, ये देखकर तय किया जाता है इनकी नियुक्ति। पांचवी बात जो है वह है कि केंद्रीकृत प्रशासनिक अधिकारी के कार्य होते हैं। राज्यों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देख रेख में रहते हैं, ये याद रखेंगे। राज्यों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देख रेख में रहते हैं। इसके बाद अब हम अगले बिंदु पर आते हैं और वह है भारतीय नौकरशाही के कार्य, द ड्यूटीज ऑफ द इंडियन ब्यूरोक्रेसी। भारत का जो संविधान है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी अर्थात उसका मूल लक्ष्य होगा लोगों का कल्याण। इसलिए जनता के कल्याण के लिए सभी कार्यों को लोक सेवक ही लागू करते हैं। तो लोक सेवक जो हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका और जनता के बीच का वो जरिया हैं जो राजनीतिक कार्यपालिका की नीतियों को, योजनाओं को जो जनता के कल्याण के लिए बनाई गई हैं उसको लागू करके जनता तक पहुंचाते हैं, लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नीति योजनाएं वास्तव में जनता में पहुंचने के लिए स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही की भूमिका बहुत अहम है। अन्यथा केवल योजनाएं कार्यालयों में बनेंगी, मंत्रियों के कार्यालयों में बनेंगी, नीतियां बनेंगी, लेकिन मात्र इससे जनता को तो लाभ नहीं होगा। उसे क्रियान्वित करना है, समयबद्ध सीमा के तहत उसे जनता की अपेक्षाओं के अनुसार क्रियान्वित करने का कार्य स्थायी कार्यपालिका अर्थात नौकरशाही करती है। स्थायी कार्यपालिका मंत्रियों के नीति निर्माण और योजना बनाते समय भी पूरी मदद करती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंत्री जो हैं या जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, ये लोग मात्र 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए आते हैं और जिस विभाग में उनको जो भी विभाग संभालते हैं पहली बार या दूसरी बार उस विभाग में आते हैं। जो योजनाएं प्रस्तावित हैं उस योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो मादा है वो वास्तव में स्थायी कार्यपालिका में होता है। ये तो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य लोग हैं, नौकरशाह हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका के मंत्रियों को बताते हैं कि कौन सी योजनाएं उचित हैं, किस तरह की योजनाएं चाहिए, किन क्षेत्रों में योजनाएं चाहिए और कितने लोगों को उससे लाभ होगा,
लाभ से कितने लोग वंचित रहेंगे, आदि आदि। योजनाओं की जो कार्य शैली है, योजनाओं की जो पूरी जो व्याख्या और उसके अलावा उसका जो प्रयोजन है, इसके लिए राजनीतिक कार्यपालिका काफ़ी हद तक स्थायी कार्यपालिका पर के सुझावों पर, की सलाह पर निर्भर रहती है, उनसे बहुत मशवरा करती है। और इसीलिए स्थायी कार्यपालिका की भूमिका प्रारंभ से लेकर, योजना के प्रारंभिक स्तर से लेकर योजना के अंतिम चरण तक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जहाँ लोक कल्याणकारी सरकार की कल्पना है, वहाँ ये लोग नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी मतलब जो पूरे शरीर को संभाले, और इसीलिए इन्हीं को स्टील रॉड, स्टील फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। ये तो नौकरशाही की महत्ता की बात हुई, उनकी ज़रूरत की बात हुई, उनके योगदान की बात हुई, और वे कितना कुछ कर सकते हैं हमारे संविधान के उद्देश्य को पूरा करने में, इसकी बात हुई। पर इसके मायने ये भी हैं कि इनमें कुछ कमजोरियां भी हैं। नौकरशाही की कमजोरियों की बात करें, उनके ड्रॉबैक्स की बात करें, खामियों की बात करें, तो पहली खामी है कि नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचाती है। ये बात तो मैंने स्पष्ट कर दी पहले ही। लेकिन नौकरशाही कई बार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आम आदमी जो होता है वो इन सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। ये सरकारी अधिकारी जो ब्यूरोक्रेसी कहलाते हैं, उच्च पदों में जो रहते हैं, ये शानदार कार्यालयों में, बड़े बड़े भवनों में जनता से बहुत दूर, जनता की पहुंच से बहुत दूर रहते हैं। और परिणाम क्या होता है कि वही संस्था, यानी स्थायी कार्यपालिका, जिसका काम जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना है, वही स्थायी कार्यपालिका के अधिकारियों से मिलने में आम आदमी को डर लगता है, हिचकता है, कई कारणों से हिचकता है। दूसरी कमजोरी, और इस हिचकने के परिणाम क्या होता है कि संवाद की कमी हो जाती है। दूसरी कमजोरी ये ऐसा अनुभव हुआ है, ऐसा देखा गया है कि नौकरशाही जो है वो सामान्य नागरिकों की मांग और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। नौकरशाह उच्च तबके के लोग, जिनका वर्चस्व हो, जिनका प्रभाव हो, प्रभावशील लोग हो, उनकी आवाज़ को ज़्यादा सुनता है, उनकी बातों के प्रति ज़्यादा सजग रहता है। और रही सामान्य आदमी की बात, सामान्य नागरिक की बात, तो ऐसा सामान्य अनुभव कहता है कि वे लोग कम संवेदनशील पाए गए हैं। वे अर्थात नौकरशाही, जो एक बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि देश की 70-80% जनता तो सामान्य नागरिकों से बनी है। और यदि सामान्य नागरिकों के साथ नौकरशाही का संवाद ना हो तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है वो साकार नहीं होगी, या साकार होने में से बहुत बहुत विलंब होगा। तीसरी कमजोरी, राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्री आदि रहते हैं, इन लोगों का बड़ा हस्तक्षेप रहता है। ये नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका अपने इशारों पर नचाने का प्रयास करती है। शतरंज के प्यादे की तरह उन्हें यहाँ से वहाँ उछालती रहती है। आदेश न मानने पर, आदेश की अवहेलना करने पर, या किसी कारणों से उन मंत्री या राजनीतिक कार्यपालिका खुश नहीं है तो स्थानांतरण करना, उन पर आरोप लगाना,
और उन्हें सस्पेंड कर देना एक आम बात हो गई है। परिणाम क्या होता है कि इस राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही जो है वो परेशान है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक बड़ी स्वतंत्र मशीनरी बनाई है। किनकी भर्ती के लिए? नौकरशाहों की भर्ती के लिए, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है। संघ लोक सेवा आयोग और भी कुछ अन्य संस्थाएं हैं जो ऐसे पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करके कुशल लोगों का चयन करती है, नौकरशाहों का। पर चयन के बाद वे राजनीतिक कार्यपालिका के महत् काम करते हैं तो हस्तक्षेप बढ़ जाता है राजनीतिज्ञों का। इस स्वतंत्र मशीनरी होने के बावजूद भी नौकरशाह जो हैं वे राजनीतिज्ञों के सतत दबाव में कार्य करते हैं, सतत हस्तक्षेप में कार्य करते हैं, सतत कड़ुआहट में कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने काम के संपादन में, अपने काम को पूरा करने में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था अभी तक फिलहाल नहीं आई है। तो हमको सरकारी कर्मचारी होने के नाते मान के चलना होगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। ये हम पर निर्भर है कि हम कितने उस हस्तक्षेप को बर्दाश्त करें और कितना स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हों। अंतिम खामी नौकरशाही की बात करें तो उसमें यह है कि ऐसा महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। जनता के प्रति जहां राजनीतिज्ञों का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से उसका प्रावधान किया गया है मतदान के माध्यम से, ये जो नौकरशाह हैं इनका उत्तरदायित्व को लेकर कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है और इसके कारण संभवतः नौकरशाह और आम जनता के बीच में जो दरार है, जो खाई है, वो पाटने में बड़ी दिक्कत होती है, वो बनी हुई है। आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जो आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इस तरह के जो कदम जो सरकार ने उठाए हैं और कानूनी प्रावधान किया है, इन कदमों से नौकरशाह को अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इन कदमों से नौकरशाह को अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। इन कदमों से, ऐसे कदमों से नौकरशाह को अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी के अलावा इन्हें जिम्मेदार बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि जनता इस बात की शिकायत कर रही है बारंबार कि किसी क्षेत्र में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कुछ समय पूर्व तक ऐसे भ्रष्टाचारों की मौखिक सूचनाओं के आधार पर नौकरशाह कोई कार्रवाई नहीं करता था। नौकरशाही इस बातों से दूर रहती थी और ध्यान नहीं देती थी, जबकि भ्रष्टाचार के स्पष्ट वहाँ पर एविडेंसेस थे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। सूचना का अधिकार जब आया है तो नौकरशाह से ही सूचना के अधिकार के तहत किसी एक क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी स्पष्ट मिल सकती है। कैसे? जैसे कि ठेकेदार मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत मजदूरों को कम पैसा देकर हस्ताक्षर करा रहा है, तो जनता यदि संबंधित अधिकारी को, कलेक्टर को, तहसीलदार को वहाँ ये सूचना दे और साथ में इसके प्रमाण दे, तो नौकरशाह विवश है कार्रवाई करने के लिए उस ठेकेदार पर जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है। और ये प्रमाण कहाँ से आते हैं? जनता के पास ये प्रमाण कहाँ से आएंगे? ऐसी स्थिति में जनता को अधिकार है कि वह नौकरशाही से ही
एक प्रक्रिया के तहत आवेदन करके उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकती है, जिसमें भ्रष्टाचार स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। और नौकरशाही बाध्य है इस बात के लिए कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को वह यथासंभव संबंधित व्यक्ति को पहुंचाए। इससे क्या हुआ है, सूचना के अधिकार के तहत अब सजगता आ गई है, संवेदनशीलता आ गई है, उत्तरदायित्व की भावना बढ़ गई है। तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाला समय नौकरशाही और जनता के बीच में बेहतर संवाद बनाएगा। कुल मिला के इस सब का निष्कर्ष क्या? आधुनिक कार्यपालिका जो सरकार का एक अंग है, बीच का अंग, व्यवस्थापिका के बाद वह एक बड़ी शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है, सरकार के जो दो अन्य अंग हैं उसकी अपेक्षा में। हमारे संविधान निर्माताओं को ये दूरदृष्टि थी पहले से। हमारे संविधान निर्माता पहले से ही ये समझ बैठे थे कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा है। व्यवस्थापिका को एक तरीके से कार्यपालिका पर पैनी नज़र रखने का संवैधानिक प्रावधान किया है। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया और ये संसदीय कार्यपालिका के तहत ही विधायिका कार्यपालिका पर नज़र बनाए हुए है, सतत रूप से उस पर एक वॉच डॉग का कार्य करती है। समय समय पर होने वाले चुनाव, समय समय पर शक्तियों का प्रयोग और उन शक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुश और लोकतांत्रिक राजनीति, इसने सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्यपालिका जो है वो अनुत्तरदायी ना हो, वह उत्तरदायी हो। कार्यपालिका अपनी शक्ति की सीमा में रहते हुए सुचारू रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, ऐसे हमारे संवैधानिक प्रावधान में इसको स्पष्ट किया गया है। और हम अपने दैनंदिनी में, रोज़मर्रा के जीवन में भी देखते हैं कि कार्यपालिका जो है वह अपनी सीमा में बनी हुई है, और यदि इसके सीमा के बाहर जाती है तो हमारे पास, हमारे संवैधानिक प्रावधानों में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिसके तहत कार्यपालिका के उस संबंधित अधिकारी पर उचित कार्रवाई की जा सकती है, उस संबंधित राजनीतिक कार्यपालिका के व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जा सकती है, नौकरशाह पर कार्रवाई की जा सकती है और सुनिश्चित किया जा सकता है कि कार्यपालिका अपने दायरे में रहे। उपराष्ट्रपतियों की श्रृंखला में आप नाम देखेंगे तो पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये सभी लोग पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर बाद में राष्ट्रपति बने, और सच्चाई भी यही है कि अधिकतर उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बनाए गए। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 1950 में शुरू हुआ, वैसे ही हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इनका कार्यकाल 1952 में शुरू हुआ। अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अतिरिक्त वर्ष राष्ट्रपति रहे, 1950 से 52, और उसके बाद दोनों का कार्यकाल साथ साथ चला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति बने जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। उनका कार्यकाल 1969 से 1974। ये देश के चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक, GS पाठक, 1969 to 1974। ये राष्ट्रपति, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से वंचित रह गए। फिर उसके बाद तो कई लोग ऐसे रहे जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए, BD जत्ती,
एम हिदायतुल्ला, ये 2। उसके बाद आर वेंकटरामन, शंकर दयाल शर्मा, आके नारायणन, श्री कृष्णकांत, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री हामिद अंसारी और वर्तमान में देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री वेंकैया नायडू, जिन्होंने 5 अगस्त 2017 को पदभार संभाला है और 5 अगस्त 2022 को इनके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। श्री वेंकैया नायडू। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों की सूची देख ली, इनके कार्यक्षेत्र को, इनकी कानूनी स्थिति को, संवैधानिक स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन भेजकर राष्ट्रपति शासन लागू करा सकता है। मैंने पूर्व में इसका जिक्र किया था जब मैंने बात की थी कि आपातकाल घोषणा में राज्यपाल की भूमिका यही है, उसकी भूमिका। यहाँ पर वह अपने विवेक का उपयोग करता। जब वह प्रतिवेदन भेजता है राष्ट्रपति को, तो उसमें अंत में क्या अनुशंसा करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसकी अनुशंसा में ये स्पष्ट है कि इसलिए इन कारणों से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो उसका पालन राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में याद रखें कि जब उस क्षेत्र में आपातकाल लगाया जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और मुख्यमंत्री और सदन, जैसा मैंने बताया, और उसका मंत्रिमंडल एक तरीके से पृष्ठभूमि में चला जाता है। ऐसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, राज्य के आपातकाल की स्थिति में हम कहते हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, इसीलिए कहते हैं क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में सर्वशक्तिशाली हो जाता है जब राष्ट्रपति शासन होता है, तो जब आपातकाल घोषित होता है तो। और आपातकाल की घोषणा के लिए जो विवेकाधिकार है वह राज्यपाल को बहुत ताकतवर बना देता है। इसके अलावा विधानसभा में जब किसी दल को बहुमत ना हो तो विवेक से वो किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है जिस पर उसका विश्वास है कि वह बाद में बहुमत हासिल कर लेगा। कुछ अन्य दलों को जोड़ तोड़कर उसमें यदि उसको क्षमता दिखाई देती है उस व्यक्ति में, तो राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वैसे ही जैसे केंद्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और इसीलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल की स्थिति संवैधानिक प्रधान से कुछ अधिक ही ऊपर है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो उसकी स्थिति को और स्पष्ट करती है, राज्यपाल की स्थिति को, वह है कि राज्यपाल जो है वह संघीय सरकार का प्रतिनिधि है। संघीय सरकार अर्थात केंद्र सरकार जो राष्ट्रपति के मातहत काम करती है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह उनकी आंख है, राज्य में केंद्र के लिए आंख का काम करता है। An eye and ears for the center। संघीय सरकार द्वारा राज्य को सौंपे गए जो कार्य हैं, जो निर्देश हैं, उनका पालन राज्य सरकार कर रही है कि नहीं, इस पर राज्यपाल नज़र रखता है। बारंबार राज्य सरकार को इस बात के लिए चेताता है, आग्रह करता है, समझाइश करता है कि वे इन निर्देशों और इन कार्यों को पूरा करें जो संघीय सरकार के आदेश पर आए हैं। तो इस प्रकार वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने का भी काम करता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने कहा था
कि राज्यपाल की जिम्मेदारी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सच्चाई भी यही है। उन्हें तनाव और संकट के इस वातावरण में निष्पक्ष होना, साथ ही स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होना, पारदर्शी होना और संविधान का रक्षक बनकर काम करना होगा। इसके मायने क्या कि राज्यपाल की एक बहुत अहम भूमिका है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारे संघीय ढांचे में, क्योंकि राज्यपाल जिस ढंग की बातें, जिस ढंग की सूचनाएं या जिस ढंग से राज्य की बातों को केंद्र में पेश करता है, केंद्र उसी नज़रिए से राज्य की सरकार को देखता है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक तालमेल, सामंजस्य बैठाने का बहुत अहम कार्य राज्यपाल के हाथ में है और ये बात राज्यपाल को अति महत्वपूर्ण बनाती है किसी भी संघीय ढांचे में, भारत में खासकर। इस अध्याय की समाप्ति के बाद स्वाभाविक है कि कुछ हम गृह कार्य करें, पुनरावृत्ति की दृष्टि से कुछ कार्य करें और उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न आपके इस अध्याय के अधिकतम हिस्से को कवर करते हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न जो है वह ये है कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिपरिषद रूपी भवन की आधारशिला है। प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिपरिषद भवन की आधारशिला है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री के स्थिति की विवेचना करिए। इसमें आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताना होगा और ऐसा बताते हुए आपको बताना होगा कि राष्ट्रपति यद्यपि देश का प्रधान है पर वास्तविक जो मुखिया है वह प्रधानमंत्री है। इसे साबित करना होगा। साथ ही आपको बताना होगा कि दूसरा जो धड़ है मंत्रिपरिषद, जो वैसे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है पर मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री ही रहता है, इसलिए प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसकी आधारशिला है। मूल रूप से आपको मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के संबंधों को बताते हुए साबित करना है कि प्रधानमंत्री अति महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद ही देश की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद ही देश की वास्तविक कार्यपालिका है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए समझाइए कि सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित हैं। वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वे मंत्रिपरिषद में निहित हैं, ये साबित करिए। प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरा प्रश्न है, नियुक्त प्रशासन ही उचित तथा लाभदायक। नियुक्त प्रशासन ही उचित तथा लाभदायक। इसके मायने क्या हैं और किस तरह का प्रशासन हो सकता है? नियुक्ति के अलावा एक चयनित प्रशासन, जो चुनावी प्रक्रिया से आया हो ऐसा प्रशासन, या कोई और अन्य तरह का प्रशासन। तो हमको इस वाक्य के पक्ष में तर्क रखना है कि नियुक्त प्रशासन, अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेसी ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके पक्ष में क्या बिंदु रहेंगे? इसके पक्ष में बिंदु रहेगा कि प्रशासन एक कला है, ये कोई सरल काम नहीं है, टेढ़ी खीर है। तो जो प्रशासनिक रूप से अनुभवी हैं वो चुन के नहीं आते, वो नियुक्त किए जाते हैं। तो प्रशासन एक कला। दूसरा, प्रशासन के संचालन की योग्यता होना जरूरी है। तो इसके उत्तर में आपको योग्यता के बारे में भी बात करनी होगी। तीसरा, निर्वाचित कर्मचारी जो होता है वो राजनीति से प्रभावित रहेगा और यदि किसी कार्यालय का माहौल
राजनीति से प्रभावित है या कोई सा विभाग, किसी विभाग का राजनीतिकरण हो गया है, तब तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि किसी भी तरह के योजनाओं का क्रियान्वयन पूरा नहीं हो सकता। निर्वाचित कर्मचारी और कार्यपालिका, इनके बीच राजनीतिक विचारधारा के आरोप पर विरोध की संभावना हो जाएगी। यदि राजनीतिक विचारधारा किसी एक दल की हो और निर्वाचित कर्मचारी और अधिकारी किसी अन्य दल की विचारधारा से मिलान खाता हो, तो क्या वह राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति समर्पित रहेगा? नहीं, जबकि उसे ऐसा रहना चाहिए। इसीलिए नियुक्ति का प्रावधान है। निर्वाचित अधिकारी का जो उद्देश्य होता है वो चुनाव जीतना नहीं। यदि निर्वाचन की प्रक्रिया हटाकर चयन की कर दी जाए, यदि नियुक्ति की प्रक्रिया को हटाकर निर्वाचन की प्रक्रिया कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो चुनाव जीतने के उद्देश्य से काम करेगा, वह भी वोट बैंक बनाने की कोशिश करेगा, और राजनीतिक कार्यपालिका और इस स्थायी कार्यपालिका के बीच में जो अंतर है वो नहीं रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि चुनावी राजनीति में बहुत से लोग अयोग्य, अशिक्षित, अकुशल जीत कर आते हैं। ऐसी स्थिति में यदि यही चुनावी राजनीति स्थायी कार्यपालिका में भी हो, तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो अयोग्य हों, अकुशल हों, आदि आदि। बल्कि नियुक्त कर्मचारी जो है वो अधिक योग्य होगा, वो अधिक निपुण होगा। और ऐसा लिखते हुए आपको साबित करना है कि स्थायी कार्यपालिका नियुक्ति के जरिए से आई हुई ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा उचित है। अब चौथा प्रश्न इस श्रृंखला में, और वह है स्थायी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? स्थायी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है और यह राजनीतिक कार्यपालिका से कैसे भिन्न है? इस प्रकार इसमें हमें क्या उत्तर देना होगा? स्थायी कार्यपालिका की परिभाषा, उसमें कौन लोग आते हैं, मूल रूप से नौकरशाही की बात होगी, और नौकरशाही की जो कुछ शक्तियां हैं उसका वर्णन करते हुए हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो राजनीतिक कार्यपालिका से भिन्न है। अध्याय बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से इसके प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य लिखिए। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य लिखिए। प्रश्न बड़ा सीधा है। उसके साथ आगे उसी में ही है, 91वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित था और उसमें क्या प्रावधान किया गया था? अंतिम प्रश्न, छठवां प्रश्न, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? पक्ष में विचार रखें और ये सभी विचार बिंदुवार हों। संसदीय प्रणाली बनाम अध्यक्षीय प्रणाली बनाम अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली, जिस 3 हमने पढ़ा था। आपको यहाँ बताना है कि संसदीय प्रणाली भारत के संबंध में क्यों चुनी गई और इसे बिंदुवार बताएं। इसके साथ ही यह अध्याय यहाँ पर इस एक्सरसाइज के साथ समाप्त होता है।